Now special mentions. Dr. Bhim Singh. Dr. Bhim Singh ji. Dr. Bhim Singh not present. Sri R. Dharmar. Not present. Dr. Ajit Madhav Rao Gopchade. Demand for framing the necessary rules to regulate matrimonial websites. धन्यवाद सभापति महोदय. Subject is demand for framing of necessary rules to regulate matrimonial websites. भारत में विवाह के संबंधित वेबसाइटों ने सफलता प्राप्त की है. ये प्लेटफॉर्म लोगों को उनके स्थान, पेशे, रुचियों के आधार पर साथी खोजने में सहायता प्रदान करते हैं. परंतु बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से एक व्यक्ति को भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने एक वैवाहिक धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड के रूप में गिरफ्तार किया है, जिसने पूरे देश में लगभग 500 लोगों को ठगा है. आरोपी ने 6 नकली वैवाहिक वेबसाइटें बनाई और संचालित की, जो शादी की व्यवस्था के नाम पर अनजान अविवाहित लोगों से बड़ी रकम वसूलने के लिए उन्हें धोखा देता था. एक अलग मामले में पुणे पुलिस ने जम्मू और कश्मीर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने एक वैवाहिक वेबसाइट का उपयोग करके पुणे की एक महिला से संपर्क कर उसका यौन शोषण किया. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने वैवाहिक वेबसाइटों की निगरानी के संबंध में नियमों की कमी पर अपनी चिंता व्यक्त की है. न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है इन वेबसाइटों को विनियमित करने के लिए आवश्यक नियमों का निर्माण करे. धोखाधड़ी करने वालों पर नियंत्रण पाने के लिए पूर्व विवाह या तलाक जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई के उपाय भी लागू करने की आवश्यकता है. सभी संबंधित पक्षों को मिलकर ऐसे उपाय विकसित करने की आवश्यकता है जो उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे. यह सहयोग से न केवल प्लेटफॉर्मों की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी, बल्कि समाज में एक सकारात्मक वातावरण भी बनेगा, जहां लोग बिना किसी भय के अपने जीवन साथी की खोज कर सके. इसलिए मेरी सरकार से यह मांग है, इस विषय पर जोर से ध्यान दिया जाए. धन्यवाद. धन्यवाद. श्री संतोष कुमार पी, नॉट प्रेजेंट. श्रीमती संगीता यादव. माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे स्पेशल मेंशन में बोलने का अवसर दिया. मैं केंद्र सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में विशेष रूप से चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण हेतु उठाए गए कदमों के लिए सहकारिता मंत्रालय की बहुत सराहना करती हूं और आभार प्रकट करती हूं. पिछले 5 वर्षों में लगभग 1100 से अधिक सहकारी चीनी मिलों को एथेनॉल उत्पादन से जोड़ने, वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा ERP प्रणाली के तहत डिजिटलीकरण के प्रयास किए गए हैं. इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है. गन्ना मूल्य भुगतान की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आई है. हालांकि मैं सरकार से ये अपील करती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार, जहाँ बड़ी संख्या में गन्ना उत्पादक किसान सहकारी मिलों पर निर्भर हैं, वहाँ इस दिशा में अभी और ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है. इन क्षेत्रों की मिले संसाधनों की कमी, तकनीकी पिछड़ेपन और पूंजी निवेश की कमी से जूझ रहे हैं. इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि इन क्षेत्रों के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए विशेष योजनाएं, वित्तीय पैकेज सुनिश्चित किए जाएं. धन्यवाद. थैंक यू. श्री नीरज डांगी, नॉट प्रेजेंट. डॉक्टर कल्पना सैनी जी. माननीय उपसभापति जी, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर और समसामयिक विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ.
विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों पर की सेहत पर डिजिटल शिक्षा के बढ़ते प्रभाव की ओर पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन शिक्षा ने जहां एक ओर तकनीकी पहुंच को सरल बनाया है, वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चों की आंखों की रोशनी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित कई रिपोर्ट्स दर्शाती हैं कि विद्यालय के विद्यार्थियों में निकट दृष्टि दोष और आंखों में थकान की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। बच्चे मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप स्क्रीन पर घंटों पढ़ाई कर रहे हैं। यह केवल उनकी आंखों की सेहत को ही नहीं, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति, नींद की गुणवत्ता, एकाग्रता और शारीरिक विकास को भी प्रभावित कर रहा है। इस स्थिति में मेरी सरकार से अपील है आपके माध्यम से कि स्कूलों में नियमित नेत्र परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, डिजिटल होमवर्क के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए, ऑफलाइन वैकल्पिक अध्ययन सामग्री हर बच्चे को उपलब्ध करवाई जाए। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों और शिक्षकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि वे बच्चों की आंखों की देखभाल के लिए जरूरी कदम उठा सकें। अंत में मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूं कि वह एक राष्ट्रीय नीति के माध्यम से इस दिशा में ठोस कदम उठाए, जिससे हम अपने देश के भविष्य, हमारे बच्चों की आंखों की रोशनी और संपूर्ण स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर भीम सिंह जी। माननीय उपसभापति महोदय, डिमांड फॉर कन्फरिंग भारत रत्न टू नेशनल हीरोज वीर सावरकर, स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड फील्ड मार्शल मानेक शॉ। देश की उन 3 महान विभूतियों को जिनकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्र को एक नई दिशा दी, आत्मबल दिया और गौरव दिलाया। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर वह नाम है जो हमें क्रांति, विचार और संघर्ष की पराकाष्ठा का स्मरण कराता है। उन्होंने 2 आजीवन कारावास की यातनाएं झेली, लेकिन कभी अपने राष्ट्र प्रेम से विचलित नहीं हुए। वे केवल क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक विचारक, लेखक और भविष्य द्रष्टा भी थे, जिनकी प्रेरणा से भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी प्रभावित हुए। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक सन्यासी, जिन्होंने हिमालय की गुफाओं में ईश्वर को नहीं, बल्कि गांव के खेतों में, किसानों के आंसुओं में और शोषितों की पीड़ा में देखा। उन्होंने किसानों को संगठित किया, जमींदारी उन्मूलन के आंदोलन को दिशा दी और जय किसान के नारे से आगे एक मिशन बनाया। फील्ड मार्शल मानेक शॉ, जिनके नेतृत्व में 1971 का युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने न केवल एक निर्णायक सैन्य विजय पाई, बल्कि एक राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता और रणनीतिक कौशल ने भारत को सैन्य इतिहास के स्वर्णाक्षरों में दर्ज कर दिया। आज आवश्यकता है कि भारत की इन तीनों महान सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करे। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इन राष्ट्र नायकों वीर सावरकर, स्वामी सहजानंद सरस्वती और फील्ड मार्शल मानेक शॉ को भारत रत्न से अलंकृत किया जाए। यह केवल उन्हें सम्मान ही नहीं होगा, बल्कि भारत के किसान, जवान और बलिदानी विचारधारा का भी सम्मान होगा। थैंक यू। डॉक्टर फौजिया खान जी, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर के लक्ष्मण जी। Thank you, sir. The subject is demand for strengthening the mechanism of cyber security in the country. I rise to draw the attention of this House to alarming rise in cyber frauds and digital finances crimes across the country. As we move towards the robust digital India, our citizens are increasingly adopting online banking, UPI, and other digital payment modes. While this transformation has empowered millions, it has also opened new avenues for sophisticated fraudsters to target innocent people, especially senior citizens and those in rural and semi-urban areas. I would like to commend the Government of India and the Reserve Bank of India for issuing timely advisories to the bank and payment operators, and also the CERT for continuously strengthening our cyber security framework. The recent steps taken to create awareness through campaigns like Cyber Jagruta Abhiyan are indeed commendable. However, considering the evolving nature of cyber threats, there is a pressing need to further tighten enforcement mechanisms, enhance rapid response systems, and promote
widespread digital literacy at the grassroots level. We must also encourage state governments to set up specialized cybercrime cells and ensure adequate training for law enforcement personnel. I urge the Ministry of Home Affairs, Ministry of Electronics and IT, and other concerned agencies to incentivize their efforts so that our citizens can continue to trust and benefit from our digital revolution without fear of vulnerability. Thank you. Thank you. Shri A. Rahim ji, not present. Dr. Medha Vishram Kulkarni ji. Thank you, sir. Sir, my subject is need for cancer prevention and treatment measures in rural areas of Maharashtra. Sir, I rise to draw the attention of government to an alarming public health concern emerging from Hingoli district in Maharashtra. During recent Sanjeevani health screening campaign, over 14,500 women were found with symptoms suggestive of cancer out of approximately 2,93,000 women screened. This situation underscores the critical need for early detection, timely diagnosis, and accessible treatment, especially in rural and underserved regions. While such mass screening campaigns are laudable, they must be strengthened with robust follow-up mechanism and medical infrastructure. I urge the government to consider the following immediate measures. Establish and upgrade diagnostic facilities at local health centers for mammography, cervical screening and biopsy services. Deploy mobile oncology units in remote areas to ensure on-ground diagnosis and early-stage intervention. Launch targeted awareness drives to educate women about early warning signs and remove the stigma associated with cancer. Leverage schemes such as Ayushman Bharat, Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana to cover diagnostic tests and treatment comprehensively. Maharashtra reported the second highest number of cancer cases in India in 2023, with around 1.21 lakh new cases. This number reflects a growing cancer burden in the state, particularly among the women in rural areas. This is a silent crisis that requires a multi-sectoral, urgent and sustained response. I request the government to ensure that early detection leads to timely care and positive outcomes for every woman affected. Thank you, sir. Thank you. Shri A.D. Singh ji. Microphone, please. Concern over poor health infrastructure for elderly population, particularly in rural areas in the country. A recent study published in the Lancet Regional Health Southeast Asia highlights significant healthcare access challenges for India's elderly population, revealing that older adults travel an average of 14.5 kilometers for routine outpatient care and nearly 44 kilometers for inpatient hospitalization. Using data from Longitudinal Aging Study of India 2017-18 covering over 32,000 individuals aged 60 and above, the findings emphasize a stark urban-rural divide and pinpoint distances as a critical barrier to both routine and emergency care for India's rapidly aging demographic. Across India, older adult journeys 14.5 kilometers for outpatient visits and 43.6 kilometers for hospital admissions on average. When facilities lie within 10 kilometers, 73% of seniors attend outpatient appointments and 40% proceed with inpatient care. Beyond 30 kilometers, outpatient attendance falls to 10%. Approximately 95% of older patients rely on private vehicles, while only 5% use ambulances regardless of their places of residence. Urban seniors typically find healthcare within 10 kilometers, whereas rural elders travel about 28 kilometers for the same outpatient services.
For inpatient care, rural journeys average nearly twice the distance of urban trips, exacerbating delays and risks associated with chronic conditions. In hilly and remote states such as Nagaland, Mizoram, and Himachal Pradesh, more than 1/3 of older adults travel over 60 kilometers for hospitalization. These insights call for targeted intervention to bridge geographic gaps by strengthening local health infrastructure, community transport, and empowering community health workers, particularly in underserved rural regions. I urge upon the government to re-evaluate the healthcare infrastructure and policies to better accommodate the need of the aging population. Thank you. Thank you. Shri Mayank Kumar Naik ji. Thank you, Sabhapati ji. Subject demand to frame policy for the given annual rent or compensation for to the farmers affected by the oil and gas pipeline. मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। गुजरात सहित देश भर में किसानों की भूमि से तेल और गैस की पाइपलाइनें गुजरती हैं। इस किसानों को केवल एक बार मुआवजा दिया जाता है, जबकि पाइपलाइन वर्षों तक उन भूमि पर बनी रहती है। इससे किसानों की भूमि का उपयोग स्थायी प्रभाव पड़ता है और उसकी आय सीमित हो जाती है। जबकि तेल या गैस के कुएं किसानों की भूमि पे होते हुए तो उनको वार्षिक किराया या रॉयल्टी दी जाती है, किंतु पाइपलाइन जहां डाली जाती है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पाइपलाइन से प्रभावित किसानों को भी वार्षिक किराया या मुआवजा देने की हेतु नीति बनाई जाए ताकि किसानों के साथ न्याय हो सके। थैंक यू। Thank you. Dr. John Britas ji, not present. Shri Babu Bhai Jesang Bhai Desai ji. थैंक यू सर। मैं सरकार का ध्यान देश में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो आज एक गंभीर जन स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुकी है। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में हर वर्ष लगभग 14 लाख नए कैंसर के मामले सामने आते हैं और वह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख कारण अस्वस्थ जीवन शैली, धूम्रपान, शराब सेवन, वायु प्रदूषण, अनियमित खानपान, मानसिक तनाव और समय पर जांच न होना है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां स्वास्थ्य ढांचे की कमी से चलते रोगों की पहचान देर से होती है, जिससे इलाज महंगा और जटिल हो जाता है। सरकार द्वारा NPCDS, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चलाई जा रही है, किंतु कैंसर उपचार की सुविधाएं अब भी असमान रूप से वितरित है और अनेक सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की भी भारी कमी है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि देश भर में सरकारी अस्पतालों में कैंसर उपचार के विशेष केंद्र स्थापित किए जाए। जन जागरूकता और स्क्रीनिंग अभियान बड़े स्तर पर चलाया जाए। राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड में अधिक क्षेत्रों में जोड़ा जाए। कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी व परामर्श सेवाएं सस्ती व सुलभ बनाई जाए एवं कैंसर अनुसंधान व इलाज के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाए। इस चुनौती का सामना ठोस एवं समन्वित प्रयासों के साथ करने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। थैंक यू सर। Thank you. Shri KRN Rajesh Kumar ji, not present. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik ji. धन्यवाद उपसभापति जी। आपने मुझे देश के श्रमिकों के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। सर, सब्जेक्ट है नीड फॉर रिवीजन इन द सैलरी एलिजिबिलिटी लिमिट ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ESIC। मैं सरकार का ध्यान कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESIC की वेतन पात्रता सीमा के संशोधन की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को चिकित्सा, मातृत्व, बीमारी, अपंगता और आश्रितों को लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत अधिकतम वेतन पात्रता सीमा सिर्फ 21,000 प्रति माह है,
और कुछ विशेष परिस्थितियों में 25,000 है, जो आज की आर्थिक स्थिति और मुद्रास्फीति के दर के हिसाब से अत्यंत अपर्याप्त है। इस सीमा के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक योजना से वंचित हो रहे हैं और उन्हें आवश्यक चिकित्सा तथा आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस वेतन सीमा को बढ़ाकर कम से कम 35,000 प्रति माह किया जाए, ताकि अधिकाधिक श्रमिक ESIC के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सके। यह एक नीतिगत निर्णय है जिसके लिए केंद्र सरकार और ESIC बोर्ड को शीघ्र से विचार करना चाहिए। धन्यवाद। Thank you. Dr. V. Sivaдаsan ji, not present. Shri Dorji Shering Lepcha ji. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिक्किम। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सिक्किम अपने राजस्व के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, सिक्किम एक स्थलरुद्ध राज्य है जिसकी सीमा तिब्बत, भूटान और नेपाल से लगती है। भौगोलिक उपस्थिति और पर्वतीय भूभाग के कारण यहाँ बुनियादी ढांचे का विकास अपेक्षित स्तर पर नहीं है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को शेष भारत के साथ संतुलन बनाने हेतु दोगुनी गति से काम करने की आवश्यकता है। सिक्किम 1975 में ही महान भारत में शामिल हुआ था, इसलिए स्वाभाविक है कि देश से आने वाले को सीमित समय में सभी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए सिक्किम राज्य का कोई भी नागरिक या नौकरशाह राजत्व के 50 वर्ष तक राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री, उपमंत्री, केंद्रीय सचिव आदि जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नहीं पहुंच पाया। मैं केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आदर्श वाक्य सबका साथ सबका विकास को बढ़ा दिया जाए, ताकि हमारे जैसे कम जनसंख्या वाले छोटे राज्य भी 2047 के विकसित राष्ट्र में समान रूप से योगदान और भागीदारी कर सके। थैंक यू। Thank you. Srimati J.B. Mathur Hisham, not present. Srimati Kiran Chaudhary ji. Thank you, sir. So first of all, I would like to congratulate the government for the massive and rapid development of the national highways, and I would like to draw the attention of the government to the fact that there is a recurring and severe traffic congestion on NH48, especially on the stretch between Dhaulakua and Gurugram, with the Mahipalpur junction being the primary bottleneck. This stretch is a lifeline for daily commuters, airport traffic and interstate logistics. However, due to inadequate road capacity, poor merging infrastructure and lack of viable alternatives, the Mahipalpur choke point causes long traffic jams and commuter distress every day. In this context, sir, I urge the government to prioritize the development and promotion of alternative routes such as strengthening and widening the Vasant Kunj Andheria Mode Gurugram Road as an effective parallel corridor, improving the Palam Bijwasan Kapas Heda route to divert traffic from NH48, implementing grade separated interchanges and underpasses at key junctions near Mahipalpur, and enhancing last mile connectivity to the airport via elevated roads or express corridors. These measures, along with better traffic signaling and enforcement, can offer long-term relief to the people of Delhi NCR who are daily commuters on this road. Thank you, sir. Thank you. Shri Raghav Chadha ji. Thank you, sir, for accepting my notice and permitting me to raise an important issue under special mentions. My subject is demand of legal right for annual health checkup for every Indian. हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। आज मैं 140 करोड़ देशवासियों की सेहत से जुड़ी एक अहम बात रखना चाहता हूं। भारत में एनुअल हेल्थ चेकअप एक लग्जरी बन चुका है जो केवल पैसे वाले लोग ही करा सकते हैं। जरा सोचिए, एक मां जिसे कभी पता ही नहीं चला कि उसे कैंसर था, एक बेटा जिसे ब्लड प्रेशर का तब पता चला जब उसे स्ट्रोक हो गया,
एक बहन जिसकी आंखों की रोशनी जाने पर उसे डायबिटीज का पता चला। सर, कोविड-19 के बाद हमने बहुत कुछ देखा। आज हम देखते हैं डराने वाले वीडियो, कैसे एक शख्स क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, कोई दूल्हा अपनी शादी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है, मासूम बच्चे दौड़ते दौड़ते गिरकर दम तोड़ देते हैं। सर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अनुसार देश की केवल 2% महिलाएं ही कैंसर की जांच करवा पाती हैं। सरकार से मेरा आग्रह है कि एनुअल हेल्थ चेकअप हर नागरिक का अधिकार बने, ताकि सस्ती, सरल और नियमित जांच की व्यवस्था देश के हर कोने में दी जाए। अन्य देशों में सर, हर नागरिक को समय समय पर हेल्थ चेकअप का अधिकार प्राप्त होता है। वहां सरकारें खुद बुलाकर जांच करवाती हैं। यदि भारत में हम हेल्थ चेकअप को बढ़ावा दें तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। सर, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए, यानी कि कानूनी अधिकार दिया जाए, ताकि साल में एक बार हर व्यक्ति को पूरी हेल्थ जांच यानी कि हेल्थ इन्वेस्टिगेशन करने को मिले और बीमारी जल्द से जल्द पकड़ी जाए, क्योंकि जांच है तो जान है। शुक्रिया। Honorable members, I need to inform you that I have received notice of motion under Article 217 1B, read with Article 218 and Article 124, Sub-Article 4 of the Constitution of India, along with Section 31B of the Judges Enquiry Act 1968, to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. This has been received by me today. It is signed by more than 50 members of the Council of States, and thus it meets the numerical requirement of signing by members of Parliament for setting in motion a process for removal of a High Court judge. I direct the Secretary General to find out whether a similar motion has been moved in the House of People, the Lok Sabha, and this is being done for the purpose that under the Judges Enquiry Act 1968, the procedure is different if a motion is presented in one house or if the motion is presented on the same day in both the houses. If the motion is presented in the two houses on different dates, then the motion which is presented in the house first, that alone is taken into consideration, and the second motion gets non-jurisdictional. But if the motion is presented in both the houses on the same day, then the provisions are different. If the motion is presented only in one house, then the presiding officer of that house has the competence to consider the motion and either admit or reject it. But if a motion is presented on the same day in both the houses,
then the provisions are different. Then the right of the Speaker or the Chairman to admit or reject the motion is not there. Then the motions become property of the House. I would invite your attention in that behalf to Section 3, Subsection 2 of the Judges Enquiry Act 1968. If the motion referred to in subsection 1 is admitted, the Speaker, or as the case may be, Chairman, shall keep the motion pending and constitute as soon as may be for the purpose of making an investigation into the grounds on which the removal of a judge is prayed for, a committee consisting of 3 members of whom one shall be chosen from among the Chief Justice and other judges of the Supreme Court, one shall be chosen from among the Chief Justices of the High Courts, and one shall be a person who is, in the opinion of the Speaker, or as the case may be, Chairman, a distinguished jurist. And before that it is given that if a notice given of a motion for presenting an address to the President praying for removal of a judge signed by, in the case of a notice given in the House of People by not less than 100 members of the House, and in the case of a notice given in the Council of States by not less than 50 members of the Council, then the Speaker, or as the case may be, the Chairman may, after consulting such persons, if any, as he thinks fit, and after considering such material or materials, if any, as may be available to him, either admit the motion or refuse to admit the same. But coming to a motion that has been presented in both the houses on the same day, it says, provided that where notice of a motion referred to in subsection 1 are given on the same day in both the houses of Parliament, no committee shall be constituted unless the motion has been admitted in both the houses, and where such motion has been admitted in both houses, the committee shall be constituted jointly by the Speaker and the Chairman. So since the provisions are different, I have directed the Secretary General to update whether such a motion has also been moved in the House of the People. Honorable Law Minister, are you aware? मोशन हैज बीन मूव्ड. हाँ, मोशन स्पीकर साहब के पास जो है वो सांसदों ने मिलकर के दिया है. कर दिया. इन दैट केस, सिंस द ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर इज प्रेजेंट हियर and has so indicated that a similar motion has come to be presented by requisite number of members of Parliament of Lok Sabha, requisite more than 100. More than 100, 152, I think. More than 100. To the Honorable Speaker, Lok Sabha, the provisions of provisions of Section 3, Subsection 2, proviso will come into effect, and the Secretary General will take necessary steps in this direction. Honorable members, I need to inform you that in December, a motion under Article 124 was submitted for my consideration for removal of a judge of a High Court of Allahabad. That motion was purportedly from 55 members. I examined that and found that one particular member had signed at 2 places. The result was that the representation, the motion, indicated there are 55 members seeking removal
but actually it was not 55, it was only 54. So obviously an inquiry was conducted to find out from the member who had signed twice, allegedly. The honorable member declined his second signature. And that made the matter a little more serious, because it was required of me then to get to the bottom of the issue and find out whether the representation was meriting consideration. And the process was initiated for verification of signatures and authentication. That process is under progress. I will get an update and come back to the House. I have already indicated to this august House on an earlier occasion that if the requisite number of members who verify their signatures and the number goes above 50 or more, I would proceed and deal with the issue of a signature that has been twice there and not owned by the member in a different manner. Because if a motion carries two signatures of the same member and the honorable member declines that he has not signed at two places but he has signed only at one place, the matter becomes serious and culpable. This august House has to set very high standards. If we do not live up to the highest expectations of the people, then we will be putting things under the carpet and not subjecting them to deep investigation. I will discuss with the floor leaders as to what steps this House needs to take with respect of such kinds of transgressions. I must also indicate to this august House that there was an occasion in this House where on seat number 222, a pad of ₹500 notes was found. What is more surprising and deeply concerning is not that a pad of notes was found, but no one has owned it. No one has claimed it. This is quite serious. I had asked the authorities to get into the matter seriously, but it appears now that the matter will have to be dealt with, and that too I will put before the floor leaders for further consideration and guidance. Dr. Sikandar Kumar, concern over increasing drug addiction in youth and its impact. Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on important subject, that is concern over increasing drug addiction in youth and its impact. उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में नशे की समस्या से जुड़ी चुनौतियों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे देश के युवा जो देश का भविष्य है, वही युवाओं में बढ़ती नशीले मादक पदार्थों के सेवन और नशीली दवाओं की तस्करी एक प्रमुख गंभीर समस्या बन गई है, जिसका हमारे समाज और बहुत से परिवारों पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। इस नशे का संदर्भ शराब आदि प्रचलित साजो सामान से नहीं, बल्कि गांजा, हेरोइन, अफीम, चरस और रसायनों की जटिल प्रक्रियाओं से बने कई तीखे मिश्रणों से है, जिनका प्रचलन युवाओं में तेजी से बढ़ा है। आपराधिक नेटवर्क के तहत कैनबिस, कोकीन, हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन सहित कई प्रकार की नशीली दवाओं का व्यापार किया जाता है। इससे अर्जित किया गया धन विघटनकारी गतिविधियों एवं उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।
जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बहुत बड़ा खतरा है। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस समस्या के निदान के लिए सख्त नीति और कड़े कानून के प्रावधान की समीक्षा की जानी चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के रूप में मादक पदार्थों की लत, इसके प्रभाव और नशा मुक्ति के अध्याय को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे युवाओं को नशे के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक किया जा सके। धन्यवाद। Thank you. Shri P. Wilson ji, not present. Shri Bijlal ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. My subject, demand for shifting from water-intensive crops in Uttar Pradesh and making strategies for sustainable agriculture. Uttar Pradesh is one of the India's largest agricultural states, heavily dependent on two highly water-intensive crops, sugarcane and paddy. To reduce the stress on water resources, farmers should promote suitable alternatives and cultivate less water-intensive crops like pulses, which requires much less water and enrich soil fertility through nitrogen fixation. Millets, drought-resistant and nutritionally superior to rice. Oilseed, it requires less irrigation and have high market demand. Crops like beans, peas, and leafy greens need less water and provide higher profit per acre. Drip and sprinkler irrigation reduces water wastage and ensures efficient use. Rainwater harvesting for irrigation purposes. Soil moisture conservation using mulching, cover crops and organic matter to retain soil moisture. Shifting from water guzzling crops in UP requires major policy changes by the government, which may include: number one, fair price for millet, pulses and oilseeds to bring profitability at par. Number two, subsidies and incentive to provide financial support to farmers transitioning to less water intensive crops. Number three, expanding crop diversification program like National Food Security Mission to promote alternative crops. Number four, positioning UP as a hub of drought resistant crop in national and international markets. Number five, phased reduction of sugarcane and rice cultivation. Number six, supporting alternative with agro-based industries, dairy farming, horticulture to support farmers' income. A well-planned transition can help ensure food security, improve farmer incomes, and protect the state's water resources for future generations. I urge government to look into this matter. Thank you, sir. Thank you. Ms. Swati Maliwal ji. थैंक यू चेयरमैन सर। सर, दिल्ली हो या देश का कोई और शहर, बचपन सिमट रहा है। कभी जिन गलियों में एक और ओवर की गुहार लगती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। मैदानों की जगह मॉल्स ने ले ली है और पार्क अब पार्किंग बन चुके हैं। जहां पहले बच्चे दोस्तों के साथ मिलकर चंद रुपए जोड़कर एक गेंद खरीदते थे, अब वे अंगूठे से स्क्रीन पर वर्चुअल क्रिकेट खेलते हैं। ना धूप लगती है, ना मिट्टी की खुशबू आती है। बचपन अब खिड़की से बाहर नहीं, मोबाइल स्क्रीन में कैद हो चुका है। एम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 5 से 19 वर्ष के बच्चों में मोटापे की दर पिछले 10 वर्षों में 2 गुना हो चुकी है। WHO के अनुसार हर 5 में से 1 बच्चा मानसिक तनाव या डिप्रेशन से जूझ रहा है। इसका सीधा संबंध बढ़ते स्क्रीन टाइम और घटती फिजिकल एक्टिविटी से है। कभी शाम की भागदौड़, मां की वो डांट, बालों में पसीना और पैरों में धूल, ये ही बच्चों का असली शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होता था, पर अब ऐसा नहीं है। मैं सरकार से अपील करती हूं कि हर वार्ड और कॉलोनी में
बच्चों के लिए एक खुला, सुरक्षित और मुफ्त खेल का मैदान सुनिश्चित किया जाए। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, देश के भविष्य में निवेश है और हमारे बच्चों का हक है। Thank you. श्री सतनाम सिंह सांधू जी। थैंक यू सो मच सर। मैं अपना स्पेशल मेंशन पंजाबी में पढ़ना चाहता हूँ। आदरणीय उप सभापति जी, मैं सदन राਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਲੀਦਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਜਨ ਵਾਇਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਾਰਨ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਮਰ ਬਲੀਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you. Shri Sant Balbir Singh ji, not present. Announcement regarding BAC. I have to inform members that the Business Advisory Committee in its meeting held today on the 21st of July 2025 has allotted time for government legislative business as follows. 1. Consideration and passing of the Income Tax Bill 2025 after a report of the Select Committee is laid and the bill is considered and passed by Lok Sabha, time allotted 9 hours. 2. Consideration and passing of following bills after they are introduced, considered and passed by Lok Sabha: the National Sports Governance Bill 2025, the National Anti-Doping Amendment Bill 2025, to be discussed together 4 hours. Number 3, consideration and passing and return of the appropriation bill relating to demand for grants Manipur for the year 2025-26 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. Number 4, consideration and passing of the Manipur Goods and Services Tax Amendment Bill 2025 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. Both these two bills to be discussed together for 4 hours. The committee also recommended that membership of the Ethics Committee may be increased from 10 to 15 to make it more representative. Further, the committee recommended that the issue of disqualification of a member as provided under 10th schedule to the Constitution and rules made thereunder on a disqualification petition filed by a non-member may be referred to the Ministry of Parliamentary Affairs for obtaining the advice of the Ministry of Law and Justice. Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that Lok Sabha at its sitting held on Monday, the 21st July 2025, adopted the following motion: that this House do recommend to Rajya Sabha
that Rajya Sabha do agree to elect 10 members from amongst the members of Rajya Sabha to associate with the Committee on Welfare of Other Backward Classes for the term of 1 year, beginning from the date of the first sitting of the committee, and do communicate to this House the names of members so elected to the committee. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 22nd July 2025.